बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आज बेटा हमने बीएस कंप्यूटर साइंस पंजाब यूनिवर्सिटी फर्स्ट सेमेस्टर पेपर प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स पेपर कोड MS 152 ईयर 2022 सॉल्व करना है। पेपर सॉल्व करने से पहले मैं आपसे कुछ शेयर करना चाह रहा हूँ। आप बेटा जो भी पेपर पढ़ते हैं उस पेपर से मुतालिक आपके माइंड में हमेशा एक बात रहती है कि हमारा जो सिलेबस है वो मुकम्मल हो जाए। जो पेपर हम पढ़ रहे हैं आउटलाइन के मुताबिक हमारा कोर्स जो है वो मुकम्मल हो जाए। ये बड़ी अच्छी बात है। हर ज़िम्मेदार स्टूडेंट के माइंड में ये बात होनी चाहिए और आलमोस्ट सभी टीचर्स सभी स्टूडेंट्स ये कोशिश करते हैं कि वो मुतल्लिका पेपर से रिलेटेड जो आउटलाइन है उसको वो कंप्लीट करें। अब दो काम है बेटा जो हर स्टूडेंट नहीं करता, हर टीचर नहीं करवाता। वो दो काम हैं, एक तो म्यारी टेस्ट देना, यानी सिलेबस से मुतालिक अच्छे म्यारी टेस्ट देना। अब जहन में बात आती है जी अच्छा म्यारी टेस्ट कौन सा होता है? एक ऐसा टेस्ट जिसमें कुछ हिस्सा कुछ क्वेश्चन 20%, 25%, 30% ऐसे क्वेश्चन हों जो हर बच्चा अटेम्प्ट ना कर सके। यानी उसमें सिर्फ वो बच्चा उस पेपर को सॉल्व करे जिसने थारोली पढ़ा हुआ है, जिसने कंसेप्चुअल स्टडी की है, जिसने उस पेपर से मुतालिक एक एक बात को स्टडी किया हुआ है, वो करे। हर बच्चा वो अटेम्प्ट नहीं कर सकता। ये मतलब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एक म्यारी टेस्ट की निशानी है। अगर टेस्ट ऐसा हो कि जिसमें सारे बच्चों के नंबर पूरे आ जाएं, सारे के सारे बच्चे जो है ना वो 100/100 मार्क्स ले रहे हैं, तो फिर इसका मतलब है कि टेस्ट बनाने वाले ने बहुत इजी टेस्ट बनाया है जो सारों को ही आता था। दूसरा काम बेटा यूनिवर्सिटी के पुराने पेपर्स को सॉल्व करना है। ये हर स्टूडेंट नहीं करता, लेकिन मेरा ये नुक्ता नज़र है कि अच्छा स्टूडेंट जो है वो यूनिवर्सिटी के पुराने पेपर्स ज़रूर अटेम्प्ट करता है, सिर्फ पढ़ता नहीं है। मेजॉरिटी सिर्फ उन पेपर्स को पढ़ती है, पढ़ना नहीं, पढ़ने के अलावा अच्छा स्टूडेंट जो है वो उन पेपर को अटेम्प्ट करता है, उनको सॉल्व करता है, क्योंकि उनको सॉल्व करने से उस बच्चे को जो एबिलिटी हासिल होती है वो स्टडी से हट के है। यानी उस बच्चे के अंदर क्यूरोसिटी क्रिएट होती है, उस बच्चे के अंदर जो सेल्फ एबिलिटी है उसका लेवल बढ़ जाता है, उसको नई से नई टेक्निक्स का पता चलता है, पेपर सेट करने वाले के माइंड सेट का पता चलता है, पेपर पैटर्न का पता चलता है कि वो पेपर कैसा आ रहा है। तो मैं इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ कि बच्चों को टेस्ट भी मेयारी देने चाहिए और यूनिवर्सिटी के पेपर्स भी ज़रूर पढ़ने चाहिए, सॉल्व करने चाहिए। उनसे आपको ज़्यादा अच्छा फील होता है। और दूसरी बात ये कि जब आप यूनिवर्सिटी के 10-15 पेपर कर लेते हैं तो आप ये समझें कि आपने कम से कम 6 किताबें साथ में एक्स्ट्रा पढ़ ली हैं, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी के पेपर्स होते हैं वो अनसीन बुक्स में से आते हैं, वो अनसीन वैरायटी होती है वहाँ पर क्वेश्चंस की। तो आपको आप ये समझ लें कि आपने और ज़्यादा उसको प्रिपेयर किया है और ज़्यादा एंगल से उन क्वेश्चंस को आपने सॉल्व किया है। तो इस वजह से मैंने ये सिलसिला शुरू किया है कि अपने चैनल से मैं यूनिवर्सिटी के जो पुराने पेपर्स हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि उन बच्चों को जो बहुत ज़्यादा
रिस्पॉन्सिबल हैं और बहुत ज़्यादा क्यूरियस हैं, बहुत ज़्यादा अपनी स्टडी के मामले में ईगर हैं, उनकी हेल्प हो सके। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन है, 2 डाइस आर रोल्ड, लूडो के 2 दाने आपने रोल किए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सम इज़ लेस देन 13, कि जब आप लूडो के 2 दाने रोल करें तो आपने प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है कि सम जो है लेस देन 13 आता है। अब सबसे पहला काम यह है कि आपने लूडो के 2 दाने रोल किए। तो जब आप लूडो के 2 दाने बेटा रोल करेंगे तो आपके पास जो सैम्पल स्पेस आएगी वो ये है। ये 36 पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब ये 36 पॉसिबिलिटीज़ आपने कैसे बनाई हैं? 6 की पावर 2 में से 1 कम किया, 6 की पावर 1 मतलब 6। आपने लूडो के दाने के हर फेस को 6 बार लिखा। ये मैंने 1 को 6 बार लिखा है, 2 को 6 बार, 3 को 6 बार, 4 को 6 बार, 5 को 6 बार, 6 को 6 बार। देन 6 की पावर 2 में से 2 कम करेंगे, 6 की पावर 0 मतलब 1। फिर मैंने लूडो के दाने के हर फेस को 1 बार लिखा है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इस तरह मेरे पास ये बेटा 36 पॉसिबल पॉइंट्स आ गए लूडो के 2 दानों को रोल करने की सूरत में। अब हमने प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है कि सम ऑफ अपर फेसेस इज़ लेस देन 13। अपर फेसेस का जो सम है वो 13 से छोटा है। अब आप नोट करें कि आपके पास सबसे छोटा सम क्या है। 1 और 1 को आप प्लस करेंगे तो ये 2 आ रहा है, 6 और 6 को प्लस करेंगे तो ये 12 आ रहा है। इसका मतलब है कि सबसे छोटा सम 2 है और सबसे बड़ा सम 12 है। आपसे वो ये डिमांड कर रहा है कि अपर फेसेस का सम जो है वो 13 से छोटा है। अब अगर 13 से छोटा है तो हम इसको लिख सकते हैं ए आपका सम ऑफ अपर फेसेस है, ए लेस देन इक्वल टू 12 ऐसे लिख लें, या आप लिखेंगे ए लेस देन 13। ये दोनों सिचुएशन ठीक है। तो अब ये नोट करें कि ये 36 के 36 पॉइंट्स जो हैं ये इस इवेंट ए के अंदर अक्कर हो रहे हैं। उसकी वजह ये है कि इन सब का जो सम है वो आपके पास से 13 से छोटा ही आता है। तो फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए क्या होगा? प्रोबेबिलिटी में बेटा ये बात आपने ज़हन रखनी है, 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप होता है सैम्पल स्पेस बनाने का, जो आपने बना ली। दूसरा स्टेप होता है इवेंट डिज़ाइन करना। तीसरा स्टेप होता है फार्मूला अप्लाई करना। सैम्पल स्पेस भी हम बना चुके हैं, इवेंट भी हम बना चुके हैं, अब हमने फार्मूला अप्लाई करना है फेवरेबल केसेस ओवर टोटल केसेस। तो फेवरेबल केसेस 36 हैं, टोटल केसेस भी 36 हैं, तो 36 ओवर 36 ये 1 आ जाएगा। ये आपका पहला क्वेश्चन जो है ये सॉल्व हो गया। अब आ जाए इसके दूसरे क्वेश्चन पे। गिवन ए स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यू ऑफ के सच दैट, यानी ये के आपने मालूम करना है सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ जी लेस देन के इज इक्वल टू दिस वन। अब ये आपके पास बेटा स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वो होती है जिसमें मीन 0 और वेरिएंस 1 होता है। यहाँ पर जो चीज़ इंतहाई इम्पोर्टेंट है, जो इंतहाई काबिल गौर है, वो ये कि आपने जो ये प्रोबेबिलिटी इस्तेमाल करनी है वो 4 डिजिट पे है। ये इंतहाई ट्रिकी पॉइंट है, ये बड़ी तवज्जो से आपने समझना। अब जो टेबल हमें दिया जाता है, यानी क्यूमुलेटिव टेबल है, वो इशारिये के बाद 2 डिजिट पे होता है। जो इन्वर्स का टेबल है वो इशारिये के बाद 3 डिजिट पे होता है। अब आप नोटिस करें कि यहाँ पर इशारिये के बाद अगर हम इन्वर्स का टेबल यूज़ करते हैं तो ये 4 डिजिट पे चला गया। 4 डिजिट पे जाने की वजह से हम डायरेक्ट टेबल यूज़ नहीं कर सकते। हमने फिर क्या करना है, हमने इंटरपोलेशन टेक्निक जो है वो यूज़ करनी है। मैंने साइड पे इसको राउंड ऑफ करके किया है, यानी ये 7 जो है इसको मैं राउंड ऑफ कर दूं तो ये
इसमें ऐड करके मैंने ये 0.043 लिख लिया है। अगर मैं इसकी जगह पर ये 0.043 लिख लूँ अप्रॉक्सीमेटली, तो फिर फंक्शन ऑफ के इज इक्वल टू दिस वन। तो के की वैल्यू ये फंक्शन का इन्वर्स, ही आपने इन्वर्स के टेबल में से वैल्यू ली है, यानी जो इन्वर्स का टेबल है स्टैंडर्ड नॉर्मल का, उसमें से ये वैल्यू आपने ली और ये आंसर हमारे पास आ गया। ये तो है बड़ा छोटा सा प्रोसेस, आप खुद राउंड ऑफ कर लें और राउंड ऑफ करके आप इसे सॉल्व कर लें। लेकिन हम इसको खुद से नहीं राउंड ऑफ करते, हम इसके ऊपर बाकायदा जो इंटरपोलेशन टेक्निक है वो हम यूज़ करते हैं। ये आपने समझना है कैसे ये इंटरपोलेशन टेक्निक यूज़ होती है। सबसे पहले आप ये देखें कि जो इन्वर्स वैल्यू आपको चाहिए ये हमें रिक्वायर्ड है, कितनी आपकी टेबल जो है उसमें वैल्यू मौजूद है। 0.042 जो है ना ये टेबल में मौजूद है, तो इन्वर्स ऑफ 0.042, ये 0.042 इधर भी आ गया, इधर भी आ गया। यहाँ पर जो है ये वो नंबर आएगा जो रिक्वायर्ड है, और यहाँ पर अगर ये 42 है तो ये 43 होगा, अगर ये 43 है तो यहाँ पर 44 होगा, यानी एक नंबर बढ़ा के लिखना होता है। अब यही दो वैल्यूज जो नीचे हैं डिवीजन में है, इन्हीं को आपने इन्वर्स के फंक्शन में लिख लेना है। ये अब आपने बेटा इन्वर्स के टेबल में से वैल्यूज़ देखनी है जो ये आई हुई हैं, ये मैंने इन्वर्स का टेबल देख के वैल्यूज़ लिखी हैं, इनको सॉल्व कर लें तो ये आपके पास आंसर होगा। ये वही आंसर है जो तकरीबन ये आया हुआ है। इसको भी देखिए राउंड ऑफ करके ये जो 6 है इसे राउंड ऑफ कर दें तो यही आंसर ऑलमोस्ट आपको नज़र आ जाएगा। नेक्स्ट है नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक कॉइन इज़ बाइस्ड, एक सिक्का जो कि बाइस्ड है, ख़राब है, फेयर कॉइन नहीं है, उस पर हेड और टेल की प्रोबेबिलिटी सेम नहीं है। सो दैट ए हेड इज़ ट्वाइस एज लाइकली टू अकर एज टेल। हेड जो है 2 बार आता है टेल की निस्बत, यानी उस सिक्के के ऊपर अगर टेल 1 बार आता है तो हेड 2 बार आता है, टेल अगर 2 बार आता है तो हेड 4 बार आता है, टेल अगर 3 बार आता है तो हेड 6 बार आता है, यानी हेड जो है वो टेल का डबल है। इफ़ द कॉइन इज़ टॉस 3 टाइम, अगर ऐसे सिक्के को आप 3 दफ़ा टॉस करें, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 टेल एंड 1 हेड। तो फिर प्रोबेबिलिटी निकालें कि 2 टेल और 1 हेड आता है। सबसे पहले बेटा आपने ये देखना है कि जो सिक्का है वो बाइस्ड है और वो किस तरह का बाइस्ड है, यानी कॉइन आपका इस फॉर्म का बाइस है कि हेड जो है ट्वाइस द टेल। अब हम ये लेट कर लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड जो है ये P है और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल ये Q है। तो अगर हम यहाँ पर हेड की जगह पर P और टेल की जगह पर Q रख दें तो P + Q 1 होता है, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 है। तो यहाँ से मैंने P की कीमत निकाल ली, Q को मैं इस तरफ ले गया हूँ 1 - Q, ये P की जगह पर मैंने 1 - Q रखा, Q को उठा के इधर ले आए, क्या आ जाएगा 1 = 3Q। अब Q की कीमत आ गई 1/3। तो जब ये Q आपने निकाल ली है, P की वैल्यू फिर 1 - Q से निकल आएगी, 1 - 1/3 2/3। आपके पास P भी आ गया, आपके पास Q भी आ गया। अब आपने इस सिक्के को 3 दफ़ा टॉस किया है, तो जब आपने इसे 3 दफ़ा बेटा टॉस किया है तो फिर इसका मतलब है कि n की वैल्यू आपके पास है 3। तो x डिनोट द नंबर ऑफ हेड, x आपका हेड को इंडिकेट करता है। लेट्स सी, तो इस फंक्शन के अंदर आप कीमतें रख दें, n की वैल्यू 3 आ गई, p की वैल्यू, q की वैल्यू, x जो है यहाँ पर पॉसिबल नंबर ऑफ हेड्स होंगे और ये x की रेंज है 0 1 2 3। अब आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है 1 हेड और 2 टेल की। अब हमारा वेरिएबल x जो है वो यहाँ हेड को इंडिकेट कर रहा है, तो इस वजह से आप x की जगह पर 1 रख दें। जब आप x की जगह पर बेटा 1 रखेंगे तो ये 1 हेड आ देगा और साथ में ये 2 टेल आ देंगे। ये हमारे पास आंसर है। अगर आप इसको इन फॉर्म ऑफ टॉसिंग करना चाहते हैं, यानी एक सिक्के को 3 दफ़ा टॉस करें या 3 सिक्कों को 1 दफ़ा टॉस कर लें, तो आपके पास 8 पॉसिबल पॉइंट्स बनेंगे। उन 8 पॉसिबल पॉइंट में से आपके पास 1 हेड और 2 टेल वाले ये 3 पॉइंट्स हैं। यहाँ पर देखिए मैंने ये उन 8 में से ना 3 लिखे हुए हैं, 1 हेड और 2 टेल। अब बेटा आप यहाँ हेड की जगह पर
कीमत आप रख सकते हैं 2/3 और टेल की जगह पर आप कीमत रख सकते हैं 1/3, 2/3, 1/3, 1/3, फिर 2/3, 1/3, 1/3, 2/3, 2/3, सॉरी हेड की जगह पर आपने रखना है 2/3 और टेल की जगह 1/3, 2/3, 1/3, 1/3, 1/3, 2/3, 1/3, 1/3, 1/3 एंड 2/3। इनको सॉल्व करें तो यही आंसर आपको मिल जाएगा। ये मैंने साइड पे हिंट लिख दी है। अगर आप ये बाइनोमियल के ज़रिए से सॉल्व नहीं करना चाहते तो फिर आपको इसे मैनुअल सॉल्व करना है, लेकिन आंसर सेम आता है। आपको यही आंसर जो है इससे भी मिल जाएगा। क्वेश्चन 4 है। 4 क्वेश्चन है, फाइंड द मीडियन ऑफ द डाटा। ये आपको डाटा दिया गया है, इसमें से आपने बेटा मीडियन निकालना। अब सबसे पहला काम जो हम करेंगे वो ये है कि मीडियन जो है एक ऐसी वैल्यू होती है जो अरेंज किए हुए डाटे को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो बेटा सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने इस डाटे को अरेंज करना है, यानी रेड फॉर्म में लिखना है, तरतीब लगाना है। जो सबसे छोटी वैल्यू है उसको पहले लिखेंगे, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी एंड सो ऑन। तो मैंने इस डाटे को अरेंज कर लिया, सबसे छोटी वैल्यू, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी एंड सो ऑन। ये टोटल जो है बेटा 12 वैल्यूज़ हैं। अब यहाँ n की जगह पर आप रखें 12, तो 12 जमा 1/2, ये आंसर आ रहा है 6.5। अब 6.5 से मुराद ये कि छठी वैल्यू 1 2 3 4 5 6, छठी वैल्यू ये है। 8 लिख लिया, प्लस 0.5 आपने आगे जाना है और इससे आगे आपने 0.5 जाना है। तो ये 10 में से अगली वैल्यू 10 है, 10 में से आप 8 माइनस करें और उस रिज़ल्ट को 0.5 से ज़रब दे दें, ये फॉर्म आपके पास आ जाएगी। ये हमारे पास आंसर है 9। एक तो तरीका इसका ये है जो कि चैनवन है। दूसरा तरीका बेटा ये है कि आपकी जो वैल्यू है वो 6.5 है, इसका मतलब छठी और सातवीं वैल्यू का मिड। तो छठी और सातवीं वैल्यू को जमा करें और 2 पे तकसीम कर लें, सेम आंसर आपको मिल जाएगा। दोनों में से जो तरीका आपको ईजी लगता है वो आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट। कोरिलेशन कोफिशिएंट की प्रॉपर्टीज़ आपने लिखनी है। सबसे पहले हम कोरिलेशन कोफिशिएंट की डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद फिर इसकी प्रॉपर्टीज़ लिखते हैं। कोरिलेशन कोफिशिएंट जो है ये मेजर करता है स्ट्रेंथ ऑफ इंटरडिपेंडेंस बिटवीन वेरिएबल्स अंडर स्टडी। जिन वेरिएबल्स के ऊपर आप रिसर्च कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, उनमें जो इंटरडिपेंडेंस है उसकी स्ट्रेंथ को ये कोरिलेशन कोफिशिएंट जो है वो मेजर करता है और इसको हम R से डिनोट करते हैं। इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो कुछ इस तरह है। सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि ये सिमेट्रिकल होता है विद रिस्पेक्ट टू x एंड y। आप एक्स वाई के लिहाज से कोरिलेशन कोफिशिएंट मालूम करें या वाई एक्स के लिहाज से कोरिलेशन कोफिशिएंट मालूम करें, दोनों सूरतों में आंसर हमारा सेम आता है। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि इसकी रेंज जो है -1 to +1 होती है। अगर आर का आंसर पॉजिटिव है इसका मतलब है कि डायरेक्ट रिलेशनशिप है वेरिएबल में। एक वेरिएबल अगर बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक वेरिएबल कम होता है तो दूसरा भी कम होगा। अगर आर का आंसर बेटा नेगेटिव आता है तो ये इन्वर्स रिलेशनशिप है, एक वेरिएबल बढ़ता है तो दूसरा कम होता है। अगर आर का आंसर 0 आता है तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट वेरिएबल की नुमाइंदगी करता है। लीनियरली इंडिपेंडेंट वेरिएबल से मुराद ये है कि उनमें लीनियर रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता। अगर आर का आंसर आपके पास +1 आ जाता है तो ये परफेक्ट पॉजिटिव रिलेशनशिप को इंडिकेट करता है। अब परफेक्ट पॉजिटिव रिलेशनशिप या परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होता है कि दोनों वेरिएबल जो है वो एक ही सिमत में जा रहे हैं, या दोनों बढ़ रहे हैं या दोनों कम हो रहे हैं, लेकिन उनमें जो रेट ऑफ चेंज है वो बराबर है, यानी शरह तब्दीली सेम है। लेट्स सी एक्स जो है ना 2 4 6 8 10 2 के लिहाज से बढ़ रहा है, वाई 5 10 15 20 25 5 के लिहाज से बढ़ रहा है, तो रेट ऑफ चेंज इनमें बराबर है। अगर आर का आंसर -1 आ जाता है तो ये परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन को इंडिकेट करता है। परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन ये कि दोनों वेरिएबल जो हैं वो अपोजिट सिमत में जाएंगे और उनमें जो रेट ऑफ चेंज है वो सेम होगा। एक अगर बढ़ता है तो दूसरा कम होगा। लेट्स सी एक एक्स जो है ना वो इंक्रीज़ कर रहा है 2 4 6 8 10, दूसरा वाई डिक्रीज़ कर रहा है 5 10 8 6 4 2।
तो एक बढ़ रहा है, दूसरा कम हो रहा है। आर जो है ये प्योर नंबर है। प्योर नंबर से मुराद ऐसा न्यूमेरिकल नंबर होता है जिसके साथ कोई यूनिट हम नहीं लिखते हैं, यानी बग़ैर यूनिट के हम उसे लिखते हैं, विदाउट यूनिट ये लिखा जाता है। हम आर को ऐसे लिखेंगे, इस तरह नहीं लिखेंगे के साथ केजी, किलोमीटर, डॉलर, रुपीज़, पाउंड वगैरह यूनिट नहीं साथ आएगा, यूनिट के बगैर ये लिखा जाता है। Numerical value of R measure the strength of relationship and sign of R indicate the direction of relation। यानी जो correlation coefficient का numerical आंसर है वो वेरिएबल्स में जो इंटरडिपेंडेंस है उसकी स्ट्रेंथ का आइडिया देता है। जितना numerical आंसर 0 के करीब होगा उतने रिलेशनशिप वीक है, और जितना numerical आंसर +1 या -1 के करीब है उतने रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग है। और अगर वैल्यू पॉजिटिव है तो इसका मतलब वहाँ पॉजिटिव रिलेशन है, और अगर वैल्यू का सिंबल नेगेटिव है तो इसका मतलब वहाँ पर नेगेटिव रिलेशनशिप है। कोरिलेशन कोफिशिएंट जो है ये ज्योमेट्रिक मीन है बिटवीन टू रिग्रेशन कोफिशिएंट, के दो रिग्रेशन कोफिशिएंट्स जो हैं इनको ज़रूर दे के आप अंडर रूट ले लें तो ये कोरिलेशन कोफिशिएंट के इक्वल है। यहाँ पर ये बात ज़हन रखनी है कि आर का आंसर पॉजिटिव है अगर दोनों स्लोप जो हैं वो पॉजिटिव हैं, और आर का आंसर जो है ये नेगेटिव होगा अगर दोनों स्लोप जो हैं नेगेटिव हैं। कोरिलेशन कोफिशिएंट जो है ये इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन एंड स्केल है। आप अपने डाटे का ओरिजिन और स्केल चेंज कर लें तो इससे कोरिलेशन कोफिशिएंट पे कोई असर नहीं होता, कोरिलेशन कोफिशिएंट का आंसर सेम आता है। यानी आप डाटे में कोई चीज़ प्लस करें, माइनस करें, ज़रूर दे तकसीम करें तो इससे जो आपने नए वेरिएबल ट्रांसफॉर्म किए हैं उनका कोरिलेशन और ओरिजिनल वेरिएबल का कोरिलेशन कोफिशिएंट सेम होगा। कोरिलेशन कोफिशिएंट और रिग्रेशन कोफिशिएंट्स का आंसर सेम आ जाता है अगर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y बराबर हो। बोथ लाइंस, रिग्रेशन लाइंस जो है ये परपेंडिकुलर होती हैं अगर ये रिलेशनशिप होल्ड करे, और बोथ लाइन जो है ये पैरेलल होंगी अगर ये रिलेशनशिप होल्ड करे। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ये मैंने आपको कोरिलेशन कोफिशिएंट के हवाले से बताई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि कोई कॉलेज है उसने 12 फुटबॉल गेम्स खेली हैं ड्यूरिंग द सीज़न। 12 गेम्स में से कहता है इन हाउ मैनी वेज कैन द टीम एंड द सीज़न विद 7 विन्स 3 लूजेस एंड 2 टाइज। 12 में से आपने बताना है कि कितने पॉसिबल वेज हैं जिनमें वो 7 गेम में जीतते हैं, 3 गेम में हारते हैं और 2 गेमों में टाई पड़ जाती है। अब आप ये देखें कि हमारे पास जो गेम्स की इंफॉर्मेशन है कि टोटल उन्होंने 12 गेम्स खेले हैं, उन 12 में से 7 वो जीत रहे हैं, 3 उन्होंने हारी है और 2 में टाई पड़ गई है। ये बेसिकली कॉम्बिनेशन की एक्सटेंशन फॉर्म है कि आपने 12 गेम्स की डिवीजन करनी है जिनमें 7 गेम जो हैं वो जीतेंगे, 3 हारेंगे और 2 में टाई पड़े। पॉसिबल नंबर ऑफ वेज आपने जनरेट करना है। आमतौर पर आप NCR का फार्मूला यूज़ करते हैं जिनमें आप एक ग्रुप में से कुछ ऑब्जेक्ट्स निकालते हैं, यानी सिंगल ग्रुप आप निकाल रहे होते हो। तो यहाँ पर क्या है कि आपने 3 मुख्तलिफ ग्रुप्स निकाले, तो NC, N1, N2 एंड N3, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पर आपने n की जगह पर 12 का फैक्टोरियल लिखना है, N1 की जगह पर 7 का फैक्टोरियल, N2 की जगह पर आपने 3 का फैक्टोरियल और N3 की जगह पर आपने लिखना है 2 का फैक्टोरियल। तो यहाँ पर सिर्फ आपने बेटा कीमतें रखी हैं, तो ये कीमतें रख के इसको आपने सॉल्व कर लिया। ये हमारा पॉसिबल आंसर है कि 7920 पॉसिबिलिटीज़ हैं, यानी ये 7920 पॉसिबल वेज हैं जिनमें 12 गेमों को हम इस तरह तरतीब दे सकते हैं कि उनमें से 7 वो कॉलेज जीतता है, 3 हारता है और 2 में टाई पड़ जाती है। अब हमने आना है क्वेश्चन 2 पे। अब जो क्वेश्चन 2 है इसमें आपके पास बेटा 3 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन के 10 नंबर हैं। A biologist assumes there is a linear relationship between the amount of fertilizer supplied to tomato plants
and the subsequent yield of the tomato obtained 8 tomato plants of same variety were selected at random and treated weekly with a solution in which x grams of fertilizer was dissolved in fixed quantity of water। इस पॉइंट को आपने जहन नशीन रखना है कि फिक्स क्वांटिटी ऑफ वाटर जो है ना वो आपने जहन में रखना है। द यील्ड y किलोग्राम ऑफ टमाटोज वाज रिकॉर्डेड। ये आपके पास डाटा है, 8 प्लांट है, उनमें ए प्लांट को 1 ग्राम आपने फर्टिलाइज़र दी एक स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ वाटर में मिक्स करके, तो ये यील्ड उसने दी। इसी तरह बी प्लांट को 1.5 ग्राम आपने फर्टिलाइज़र दी एक फ़िक्स क्वांटिटी ऑफ वाटर में मिक्स करके, ये उसने यील्ड दे दी। ये इन्फॉर्मेशन है। कैलकुलेट द इक्वेशन ऑफ लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन ऑफ y on x and estimate the yield of plant treated weekly with 3.2 gram of fertilizer. Also comment why it is not appropriate to use your equation to predict the yield of plant treated weekly with 20 gram of fertilizer। अब आपने पहले तो रिलेशनशिप मालूम करना है, यानी आपने लाइन मालूम करनी है, रिग्रेशन लाइन y on x। डेफिनेटली यील्ड जो है, यील्ड है y पैदावार है और x फर्टिलाइज़र है, तो यील्ड जो है वो फर्टिलाइज़र पर डिपेंड कर रही है। तो हमने y on x लाइन जो है पहले मरहले पर मालूम करनी है। पहला हमारा क्वेश्चन ये, इतना हम पहले सॉल्व करते हैं, उसके बाद फिर हम आगे जाएंगे। तो ये जो इन्फॉर्मेशन बेटा आपको दी गई है, उस इन्फॉर्मेशन से आपने ये कॉलम बनाया, ये x और y का कॉलम आपको दिया है। इस कॉलम का मैंने स्केल ले लिया, इन तमाम वैल्यूज़ को स्केल ले लें, ये आपके पास कॉलम खुल जाएगा। ये y की तमाम वैल्यूज़ को स्केल ले लें तो ये y स्केल का कॉलम आ गया। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें, ये आपके पास x y का कॉलम आ जाएगा। अब आपका जो वेरिएबल x है वो फर्टिलाइज़र है और वेरिएबल y जो है वो यील्ड है, पैदावार है। तो आपने लाइन मालूम की y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, बी वाई ऑन एक्स लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन। अब b का फार्मूला और ये a का फार्मूला आपने यहाँ पर कीमतें रख ली। n जो है ये 8 है, 8 प्लांट्स की तादाद है। समेशन एक्स वाई ये ले लिया, समेशन एक्स और वाई ये, और एक्स स्क्वायर के लिए आपने ये 71 यूज़ किया। इस सारे को आप सॉल्व करें, ये हमारे पास आंसर आ रहा है। सिमिलर पैटर्न a आपने समेशन वाई माइनस बी समेशन एक्स ओवर एन, बी की कीमत जो है ये वाली यूज़ की है, समेशन वाई और एक्स के लिए ये, और एन की वैल्यू आउट। इसको सॉल्व किया तो ये 3.2523 आंसर आपने ले लिया ए का। अब ए और बी की कीमतों को जब आप मुतल्लिका लाइन में रखेंगे, यानी ये फिटेड लाइन कहलाएगी। जब आप ए और बी की ये कीमतें रख देंगे तो ये जो रिजल्टेंट आया है इसको हम कहते हैं फिटेड लाइन। अब इसमें से जो क्वेश्चन है वो इस तरह है कि अगर एक्स फर्टिलाइज़र है और इसकी जो हम आपने क्वांटिटी यूज़ की है वो है 3.2 ग्राम और फिक्स क्वांटिटी ऑफ वाटर के साथ, यानी क्वांटिटी ऑफ वाटर वही है जो आपने सारी एक्स की पॉसिबल वैल्यूज़ के लिए यूज़ किया है। तो यहाँ पर आप ये जो एक्स है ये यहाँ पर रखेंगे तो इससे आपको यील्ड मिल जाएगी, यानी 3.2 ग्राम के ऊपर आपको यील्ड मिल जाएगी। अब यहाँ जो चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये कि आप नोटिस करें कि आपका जो वेरिएबल एक्स है उसमें सबसे छोटी वैल्यू 1 है और सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो 4.5 है। इसका मतलब है कि सबसे कम अमाउंट जो फर्टिलाइज़र की है या सबसे कम क्वांटिटी जो है वो 1 ग्राम है और मैक्सिमम क्वांटिटी जो है वो 4.5 ग्राम है। अब जो उसने फोरकास्टिंग आपसे करवाई है उस फोरकास्टिंग में जो अमाउंट यूज़ हुई है फर्टिलाइज़र की या क्वांटिटी यूज़ हुई है वो 3.2 ग्राम है। तो ये इसी के अंदर है, इसी रेंज में ये फॉल कर रही है। अब जो क्वेश्चन हम करना चाह रहे हैं वो ये कि यहाँ उसने एक क्वेश्चन और मांगा है कि अगर आप 20 ग्राम फर्टिलाइज़र यूज़ करें तो क्या हम 20 ग्राम फर्टिलाइज़र यूज़ करके
तो यील्ड जनरेट कर सकते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप नोट करें कि हमने जो रिग्रेशन लाइन बनाई है वाई ऑफ नेक्स्ट, ये रिलेशनशिप की स्टडी करती है यील्ड एंड फर्टिलाइज़र। ये बड़ा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है फर्टिलाइज़र और यील्ड का। जैसे जैसे खाद ज़्यादा डालेंगे डेफिनेटली पैदावार ज़्यादा होगी, लेकिन साथ में ये एक स्पेसिफिक लेवल ऑफ वाटर है कि पानी की एक ख़ास मिकदार है जो आप यूज़ कर रहे हैं। तो ये इतनी ज़्यादा फर्टिलाइज़र के लिए वही मिकदार जो आपने बाकी फर्टिलाइज़र के लिए जो यूज़ की है, तो उस पानी के अंदर आप इतनी ज़्यादा खाद अगर डालेंगे तो ये तो पॉसिबल नहीं होगा कि आप इतनी ज़्यादा अमाउंट या इतनी ज़्यादा क्वांटिटी जो फर्टिलाइज़र की है वो उसी वाटर के अंदर आप मिक्स करके तो फिर आप प्लांट को दे दें। तो ये एक आउटलायर कहलाएगा, यानी 20 ग्राम जो है वो उस फर्टिलाइज़र की रेंज से वैसे ही बाहर है। तो इस वजह से इसे हम आउटलायर कहेंगे, इसको हम वाइल्ड ऑब्जर्वेशन कहेंगे। तो उतने अमाउंट ऑफ वाटर के साथ आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। तो ये फिर पॉसिबल नहीं है कि इतनी ज़्यादा खाद जो है वो एक स्पेसिफिक थोड़े से वाटर के अंदर आपने मिक्स करके पौधे को देनी है। तो डेफिनेटली फिर ओवरडोज फर्टिलाइज़र की वजह से वो पौधा जो है वो ख़राब हो जाएगा। इस वजह से हम इतनी अमाउंट जो है वो यूज़ नहीं कर सकते। हाँ, 1 से लेके 4.5 के अंदर अंदर आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मल्टीपल चॉइस क्विज हैज़ 200 क्वेश्चन ईच विद 4 पॉसिबल आंसर ऑफ विच ओनली 1 इज़ करेक्ट। टोटल क्वेश्चन की तादाद 200 है। हर क्वेश्चन के नीचे 4 ऑप्शन हैं, उन 4 ऑप्शन में से बेटा एक सही है। इसका मतलब है कि जो सही है उस सही आंसर की प्रोबेबिलिटी 1/4 है। तो रॉन्ग आंसर की प्रोबेबिलिटी फिर 3/4 है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट शेर गेस वर्क यील्ड, शेर कोई स्टूडेंट है, उसका नाम है। अब उसने जो गेस किया है वो 25 से लेके 30 क्वेश्चंस का उसने सही आंसर दिया है। अब 25 से लेके 30 तक कौन से क्वेश्चंस हैं जिनका उसने सही आंसर दिया है? ये वो क्वेश्चन हैं जो 200 में से उसने समझे 80, यानी 200 में से 80 वो सवाल थे जिनके बारे में वो श्योर शॉट नहीं था और उनके बारे में उसने हिट एंड ट्रायल प्रोसीजर जो है वो अडॉप्ट किया। तो उसके 25 से 30 क्वेश्चंस के आंसर ठीक निकले। ये हमने प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है। अब यहाँ जो इंतहाई इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये कि कुल क्वेश्चन की तादाद आपने देखनी है कि कुल क्वेश्चन जो है वो कितने हैं। कुल क्वेश्चन हो गए 200, करेक्ट आंसर 1/4 P, और रॉन्ग आंसर या करेक्ट के अपोजिट के कॉम्प्लीमेंट ऑफ करेक्ट आंसर डेफिनेटली रॉन्ग आंसर है। इसकी प्रोबेबिलिटी 3/4। ये P है, ये Q है। अब 200 में से 80 क्वेश्चन के बारे में वो बात कर रहा है। इसका मतलब है कि N जो है वो 80 है। तो यहाँ से हमने NP और NPQ को यूज़ करके मीन और वेरिएंस निकालना है। ये देखें बेटा कि जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है वो हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पर हमारा जो N है, नंबर ऑफ़ ट्रायल्स जो हैं वो 30 से कम होते हैं, 30 या 30 से कम। तो जहाँ पर N की वैल्यू बढ़ जाती है 30 से, वहाँ पर फिर बाइनोमियल यूज़ नहीं होता, वहाँ पर फिर हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में चले जाते हैं। तो यहाँ पर अब N की वैल्यू बेटा 80 है। इसका मतलब कि यहाँ पर हम बाइनोमियल का ओरिजिनल फार्मूला यूज़ नहीं कर सकते, हमने फिर इसको कन्वर्ट करना है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। तो उसके लिए हमें मीन चाहिए। NP से हमने मीन लिया म्यू, 80 × 1/4 ये सॉल्व करें 20 आ गया। NPQ ये सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस है, ये आंसर आपके पास आया 15, और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन ले लें, स्क्वायर रूट ले लें ऑन बोथ साइड, तो ये आंसर है 3.873। अब आपने जो प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है वो है 25 to 30। 25 to 30 का वो करेक्ट आंसर दे रहा है। तो ये नोट करें कि ये डिस्क्रीट नंबर है। इस डिस्क्रीट नंबर को पहले आपने कन्वर्ट करना है कंटिन्यूस के अंदर। तो रूल ये होता है
कि जो ये 25 है इससे आपने 0.5 यूनिट पीछे जाना है, और ये जो अगली बड़ी लिमिट है इसमें 0.5 आपने प्लस करके आगे जाना है। ये कंटिन्यूटी करेक्शन का रूल है। तो ये 25 से 0.5 आप माइनस करेंगे तो ये 24.5 आ जाएगा। 30 में आप प्लस करेंगे तो ये 30.5 आ गया। अब इसको आपने जी में कन्वर्ट करना है। जी में कन्वर्ट करने के लिए आप इसमें से मीन माइनस करेंगे जो कि 20 है, और सिग्मा पर डिवाइड करेंगे जो कि 3.873 है। यानी ये फार्मूला है जी का, एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा। इसमें से मीन निकाला, सिग्मा पर डिवाइड किया, इस रकम में से भी मीन निकाला और सिग्मा पर डिवाइड किया। इसको सॉल्व करें, ये आंसर है 1.16। इसको सॉल्व करें, ये आंसर है 2.71। यहाँ पर बेटा आपने एक इंतहाई इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ज़हन में रखना है कि जब आप इसको सॉल्व करते हो तो आपकी कैलकुलेटर स्क्रीन के ऊपर जो है इशारिये के बाद काफ़ी वैल्यूज़ आ रही होती हैं। आपने उन्हें ख़ुद से राउंड ऑफ कर लेना है, या आप अपने कैलकुलेटर को फिक्स कर लें इशारिये के बाद 2 डिजिट तक। उसकी वजह ये है कि आपके जो टेबल्स हैं वो इशारिये के बाद 2 डिजिट के हैं, तो इसलिए हम वो क्यूमुलेटिव टेबल यूज़ नहीं कर पाएंगे अगर हमने इशारिये के बाद 3 डिजिट लिए हुए हों। उसके लिए फिर हमें इंटरपोलेशन मेथड यूज़ करना पड़ता है जो ज़रा लेबोरियस है। तो बेहतर है कि आप अपने कैलकुलेटर को इशारिये के बाद 2 डिजिट तक फिक्स कर लें या ख़ुद राउंड ऑफ कर लें। तो अब ये जो बड़ी वैल्यू है इसमें से ये छोटी वैल्यू की प्रोबेबिलिटी आपने माइनस करनी है। ये जो वैल्यूज़ हैं इनको क्यूमुलेटिव टेबल में आपने देखना है। क्यूमुलेटिव स्टैंडर्डाइज्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो टेबल है वहाँ से ये मैंने वैल्यूज़ जो है देख के लिख ली हैं। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। अब इसको अगर हम एक्सटेंड कर दें कि एक्सपेक्टेड वैल्यू कितनी होगी करेक्ट आंसर की, अगर इसको हम 80 की बजाय 200 या उससे भी ज़्यादा पे अप्लाई करना चाहें तो फिर इसको आपने 200 से मल्टीप्लाई करना है, या जितने क्वेश्चंस होंगे कुल जितने क्वेश्चन हैं उनसे आप इस प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करके तो ये आंसर आप ले सकते हैं। ये मैंने राउंड ऑफ किया हुआ है क्योंकि नंबर ऑफ़ क्वेश्चन हैं, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो हैं ये इशारिये में नहीं हो सकते, ये प्योर नंबर में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास है, ए रियल एस्टेट एजेंट हैज़ 8 मास्टर कीज़ टू ओपन सेवरल न्यू होम्स। उसके पास टोटल 8 मास्टर कीज़ हैं। ओनली 1 की विल ओपन एनी गिवन हाउस, और 8 में से एक की है जो वर्क कर रही है, जो किसी स्पेसिफिक घर को खोलेगी। इफ़ 40% ऑफ द होम्स आर यूजुअली लेफ्ट अनलॉक्ड, 40% घर हैं जो पहले ही खुले हुए हैं यानी वो लॉक्ड नहीं है, इसका मतलब 60% जो है वो लॉक्ड है। What is the probability that a real estate agent can get into specific home if the agent select 15 master keys at random before leaving the office? उसने अपने ऑफिस में से 15 मास्टर कीज़ जो है ना वो उठाई हैं, तो उनसे आपने देखना है कि किस तरह वो जो लॉक्ड घर है उनको वो खोल सकता है। ये जो बेटा क्वेश्चन है ये स्टेटमेंट जो है ना ये ट्रू नहीं है। उसकी वजह ये है कि 8 उसके पास मास्टर कीज़ का वो जिक्र पहले कर चुका है, फिर यहाँ पर वो 15 मास्टर कीज़ का जिक्र कर रहा है, तो ये डुअल स्टेटमेंट है, एम्बिगुअस है। ये जो है ना ये प्रॉपर नहीं है। यहाँ पर जो नंबर है ना ये कम होना चाहिए। तो मैं दोनों तरीक़ों से कर देता हूँ। मैं ये क्वेश्चन है 15 मास्टर कीज़ के साथ भी करके देता हूँ, और अगर हम यहाँ पर 3 रख लें कि 8 में से 3 वर्क कर रही हैं, 8 मास्टर कीज़ में से 3 मास्टर कीज़, तो ये दोनों से हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम इसको 15 के साथ ही सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास जो टोटल मास्टर कीज़ क्वेश्चन में गिवन है वो 8 हैं, और 1 कैन ओपन ईच होम। अनलॉक्ड घर जो हैं वो 40% हैं, लॉक्ड घर जो हैं वो 60% है। अब हमारा इंटरेस्ट जो है वो लॉक्ड घरों को खोलना है, क्योंकि अनलॉक्ड तो पहले ही मतलब खुले हुए हैं। 15 कीज़ सिलेक्टेड हैं, तो प्रोबेबिलिटी हमने निकालनी है
ओपन करने की, यानी डोर ओपन करने की, ओपनिंग द डोर, ये प्रॉबिलिटी हमने मालूम करनी। 40% जो है वो पहले ही खुले हुए हैं, 60% के बारे में हम बात कर रहे हैं। 15 उसने कीज़ उठाई जिनमें 8 मास्टर कीज़ हैं, तो फिर ये होगा 8/15 के जो ओपनिंग कीज़ होंगी जो दरवाज़े को खोलने की सलाहियत रखती हैं। 15 में से 8 कीज़ हैं जो दरवाज़े को ओपन करने की सलाहियत रखती हैं। तो अब ये जो 60% है इसको आपने इससे मल्टीप्लाई करना है, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 0.72। ये प्रोबेबिलिटी है दरवाज़े को ओपन करने की। अब इस क्वेश्चन को जो मैंने गूगल पे सर्च की है, तो गूगल में ये क्वेश्चन जो है सर्च के दौरान मुझे पता चला कि स्टेटमेंट में 3 लिखा हुआ है, यानी 8 में से 3 उसने सिलेक्ट की हैं। तो ये मैंने रिसर्च जो की है उसके मुताबिक मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ। तो सेम टेक्निक आपने यूज़ करनी है। हमने प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है डोर ओपन करने की। 40% ऑलरेडी खुले हुए हैं, 60% को वो खोलना चाहता है। 3/8 प्रोबेबिलिटी होगी, क्योंकि 8 में से 3 कीज़ उसने सिलेक्ट की हैं। 8 मास्टर कीज़ हैं उसके पास, उनमें से उसने 3 मास्टर कीज़ को चूज़ किया। इसको आप सॉल्व करें तो ये आपके पास आंसर है। इस आंसर को हम 5/8 भी लिख सकते हैं। तो ये 5/8 जो है ये प्रोबेबिलिटी है किसी स्पेसिफिक घर को ओपन करने की। ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने पंजाब यूनिवर्सिटी का BS कंप्यूटर साइंस का पेपर जो है सॉल्व किया है। होप्स हो आपको काफ़ी इंटरेस्ट से सीखने का मौका मिला होगा। तो हमें याद रखिएगा, इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।